पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टी20 मैच आज ढाका में उस ग्राउंड पर खेला जाएगा जहां पर पहले मैच में पाकिस्तान टीम सिर्फ 110 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। ग्राउंड वही होगा लेकिन पिच दूसरी होगी। ये पिच कैसी है, इस पर साबका मैचेस में क्या स्कोर बना है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान का एक क्रिकेटर ज़ख्मी होने के बाद वतन वापस लौट रहा है। ये तमाम तफसीलात इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले आज के मैच की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज सीरीज़ बचाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान टीम जिससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन पहले मैच में जिस अंदाज में पाकिस्तान टीम ऑल आउट हुई, तारीख में पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान टीम का ऑल आउट होना काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी डायरेक्शन शायद उस अंदाज में दुरुस्त नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ शिकस्त का बहाना बनाने के भी अनोखे जवाब बनाए जा रहे हैं। अगर आप हेड कोच की बात करें माइक हैसन को, तो वो इस पिच को टारगेट कर रहे हैं कि ऐसी पिच इंटरनेशनल क्रिकेट में होनी ही नहीं चाहिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के मयार के ख़िलाफ़ है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन कहते हैं कि हमें पहले से अंदाज़ा था कि ये पिच ऐसी होगी। बांग्लादेश में बहुत ही कम बैटिंग ट्रैक मिलते हैं। अब माइक हैसन की बात मानी जाए या सलमान अली आगा की, एक ही मैच की दोनों बात कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ एक बहाने हैं। अगर आप बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं, ख़ास तौर पर मीरपुर के स्टेडियम का, तो यहाँ पर छोटे ही स्कोर बनते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, गुज़श्ता 43 टीमों की इनिंग्स में सिर्फ एक बार कोई टीम 161 रन क्रॉस कर सकी है। 161 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे, यानी कि इस अरसे में कोई टीम 165 रन तक भी नहीं जा सकी है। लेकिन इसके बाद, इस हकीकत के जानने के बाद, अगर कोई हेड कोच, इंटरनेशनल कोच ये कहे कि ये पिच ऐसी है, हमें इस पिच की तवक्को नहीं थी, तो फिर उसकी अपनी एबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आपकी प्लानिंग का ये आलम है, आप जिस ग्राउंड पर खेलने जा रहे हैं उसकी पिच का ही आपको आइडिया नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो मैच है ये खासा क्रूशियल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आज पाकिस्तान टीम हार गई तो सीरीज़ भी हाथ से गंवा बैठेगी। और उसके अलावा सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो हमारी क्रिकेट की अप्रोच के ऊपर है, यानी कि हम कंडीशन को समझे बगैर अगर अंधाधुंध शॉट्स खेलेंगे तो रिज़ल्ट वही निकलेगा जो कि गुज़श्ता मैच में निकला। हमें अपनी तकनीक बेहतर बनानी है और आज अपनी तकनीक का जो चैलेंज है साबित करना पड़ेगा कि ये इंटरनेशनल मटेरियल हैं। ख़ास तौर पर मोहम्मद हारिस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सैम अयूब के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सैम अयूब काफ़ी सिलेक्टर्स की, कैप्टन्स की, मैनेजमेंट की गुड बुक में हैं, जबकि काफ़ी फैंस भी उन्हें लाइक करते हैं क्योंकि वो एक जहराना अप्रोच रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। आखिरी 27 में से 17 इनिंग्स में वो 20 या ऐसे कम स्कोर पर आउट हुए हैं। और उसकी जो ओवरऑल अप्रोच है टी20 फॉर्मेट में, जो उसकी कामयाबी का तनासुब है, ना होने के बराबर है। तो ये वो सवाल है जो कि सैम अयूब के कैरियर के ऊपर हमेशा लगता रहा है। इसी वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया था, और जिस वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया था, एक बार फिर वो उस रविश पर चल पड़े हैं। उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। हो सकता है कि आज सैम अयूब के बजाय सैयद फरहान को मौका दिया जाए। सुफियान मुकीम की भी आज एंट्री का चांस है। लेकिन मसला ये है कि हम जिस पैच पर खेलने जा रहे हैं, क्या इसके हवाले से हमारा जो स्क्वाड है वो प्रीपेयर है? असल चीज़ ये है जो हमें, जिसका जवाब आज हमें मिल जाएगा। अब बात यह है कि इस पिच की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम बड़ा स्कोर नहीं कर सके, तो यहाँ पर कोई बड़े स्कोर होते नहीं है। मैं गुज़श्ता चंद मैचेस की बात कर रहा हूँ। आज पिच चेंज है, गुज़श्ता मैच वाली पिच नहीं है, लेकिन ये पिच भी उस पिच से मुख्तलिफ नहीं है, लगभग सेम है। जो गुज़श्ता मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान टीम 110 रन बनाकर ऑल आउट हुई, उससे पिछला जो मैच था उसमें बांग्लादेश की टीम 157 रन करने में कामयाब रही थी पहले बैटिंग करते हुए, और जिम्बाब्वे ने वो टारगेट चेस कर लिया था और 18.3 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर चेस किया था। ये होती है आपकी अप्रोच। उसके बाद जो, अब ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो यहाँ पर बाद में बैटिंग करती है, जो चेस करती है, वही टीम फतेहयाब होती है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उससे जो पिछला मैच था उसमें बांग्लादेश की टीम ने 143 रन किए थे, ऑल आउट ज़रूर हुई थी, लेकिन जिम्बाब्वे को भी 138 रन पर ऑल आउट कर दिया था, यानी कि 143 रन का दिफा कर लिया था। उससे जो पिछला मैच था उसमें बांग्लादेश ने 158 रन किए थे 2 विकेटों के नुकसान पर,
यानी कि 8 विकेटें हाथ में होने के बावजूद अपनी कंडीशंस में बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 160 रन तक नहीं पहुंच सकी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पिच है ये डिमांड करती है कि आप गेंद को मेरिट के मुताबिक खेलें, ना कि अपनी अंधी चलाएं। और इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 6 विकेटें गंवाकर 142 रन कर सकी थी। वो टीम जो कि टेस्ट फॉर्मेट में भी T20 की तरह खेलती है, वो 4 विकेटें हाथ में होने के बावजूद, पूरे ओवर्स खेलने के बावजूद सिर्फ 142 रन कर सकी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की पिच की डिमांड क्या है। यहाँ इस बात की अहमियत नहीं है कि आप किस इंटेंट के साथ खेलें, इस बात की अहमियत नहीं है कि आपने बैट कितने तेज़ी से घुमाया। यहाँ मसला ये है कि आप पाकिस्तान की या अपनी टीम की फतह में आपने कितना किरदार अदा किया। और यही वो चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को और क्रिकेट फैंस को समझने की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी देखें अवे मैचेस में, यानी कि अपने मुल्क से बाहर, वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मीरपुर की जो पिच है इसके ऊपर हम हारे हैं। क्या न्यूजीलैंड में मीरपुर वाली पिच थी? क्या न्यूजीलैंड में जो पिचेस थी वो इंटरनेशनल मेयार की नहीं थी? न्यूजीलैंड में हमारा क्या असर हुआ? अब वहाँ पर मैं आपको स्कोर बताता हूँ। पाकिस्तान ने वहाँ पर इस साल के अवाइल में जो 5 T20 मैचेस खेले, उनमें से 4 में पाकिस्तान का स्कोर 135 या उससे नीचे रहा। उसी पिच पर जहाँ हरीफ टीमें 200 रन कर रही थी, उसी पिच, हरीफ टीम यानी कि टीमें नहीं, टीम थी न्यूजीलैंड, लेकिन उस पिच पर हम 4 बार 135 से या उससे कम स्कोर पर आउट हुए, जिनमें से 2 बार 105 या उससे कम स्कोर था, जिसमें 91 पर ऑल आउट होने का भी स्कोर शामिल है। तो न्यूजीलैंड की पिचेस पर भी हमें एतराज़ है, बांग्लादेश की पिचेस पर भी हमें एतराज़ है, कल वेस्ट इंडीज़ की पिच पर भी हमें एतराज़ होगा। कल अगर वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें तो उस मैच में बड़ी शानदार बैटिंग की है वेस्ट इंडीज़ ने, 189 रन की है, जो कि चेस की हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने के 2 बैटर्स ने, एक ने 26 गेंदों पर 50 की और एक ने 27 गेंदों पर अपने डेब्यू में। लेकिन मसला ये है कि हमें आगे वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन भी फिर मुश्किल लगेंगी। ना हम न्यूजीलैंड की कंडीशन में खेल सकते हैं, ना हम बांग्लादेश की कंडीशन में खेल सकते हैं। श्रीलंका में हमें स्पिन पिचेस मिलेंगी, वहाँ पर भी हम यही जवाब बनाएंगे। तो बहरहाल ये मुझे लगता है कि काबिल कबूल चीज़ नहीं है। और हम जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा शोर करते हैं, पावर प्ले हमारा अब बेहतर होगा, पावर प्ले। आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो 6 मैचेस खेले हैं इंटेंट क्रिकेट के साथ, उनमें पावर प्ले में पाकिस्तान टीम का क्या असर हुआ है? आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान ने जो 6 मैचेस खेले हैं, उनमें से 3 मैचेस में पाकिस्तान ने सिर्फ पावर प्ले में 3 से 5 विकेटें गंवाई हैं। जो पहला मैच था उसमें 14 रन पर 4 विकेटें, फिर अगले मैच में 36 रन बनाए, 2 विकेटें गंवाई। 36 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं है पावर प्ले का। और अगला मैच जो था उसमें बैट चल पड़ा था मोहम्मद हारिस का भी, हसन नवाज का भी। पाकिस्तान ने 75 रन किए थे। ये एक आउट क्लास मैच था जिसमें तेज़ तरीन सेंचुरी भी बनाई थी हसन नवाज ने। उसके बाद अगले मैच में 42 रन पर पाकिस्तान ने 5 विकेटें गंवाई, 42 रन पर। उसके बाद 27 रन पर 3 विकेटें। और गुज़श्ता मैच जो कि बांग्लादेश के साथ था, 41 रन पर हमने 4 विकेटें गंवाई। इस तरह अगर हम पावर प्ले में खेलते रहे तो पाकिस्तान टीम कभी भी 150 रन पर भी नहीं जा सकेगी। अगर आप पावर प्ले में अपने तमाम स्पेशलिस्ट बैट्समैन 50 रन तक टीम को स्कोर पहुंचने से पहले ही पवेलियन वापस लौट जाएंगे, तो क्या टेल एंडर्स बाद में 200 रन करेंगे? ये वो सवाल है जो, और यही वो चीज़ है जो मैं कई सालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर समझाना है उसको कुछ और मतलब लिया जाता है। बहरहाल देखना ये है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे खेल पेश करती है। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो वही है जो मैंने पहले कहा कि आज पाकिस्तान के एंड बैटर्स की तकनीक का सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि वो इंटरनेशनल मटेरियल हैं भी या नहीं हैं। क्योंकि अगर उसी अंदाज में विकेटें गंवाई जिस तरह पिछले मैच में गंवाई थी, तो ये सवालिया निशान जो एक शक है वो यकीन में बदल जाएगा कि दर हकीकत ये प्लेयर सिर्फ लाहौर जैसी पिच के प्लेयर हैं और आसान बॉलिंग लाइन के खिलाफ खेलने वाले प्लेयर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इनकी कोई जगह नहीं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान शाहीन्स के साजिद खान, जो कि तजर्बाकार स्पिनर हैं, वो दौरा इंग्लैंड से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इंग्लैंड का टूर कर रही है, जहां पर 1 रोज़ा मैचेस के साथ साथ 3 रोज़ा मैचेस भी खेलेगी। लेकिन इस मुकम्मल टूर से साजिद खान बाहर हो गए हैं और पहली दस्तयाब फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं।
अभी तक पाकिस्तान शाइन्स ने ना ही किसी मुतबादल प्लेयर की डिमांड की है और ना ही किसी का नाम लिया है। तो इस वजह से फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि साजिद खान की वापसी के फ़ौरी बाद कोई किसी खिलाड़ी की वहाँ पर रवानगी का इम्कान नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर वाइट बॉल के बजाय रेड बॉल के मैचेस में पाकिस्तान से कोई स्पिनर इंग्लैंड बुलाया जाए।